क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। देखो चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका है, यानी संस्कृत साहित्य की लेखिका। यानी संस्कृत, देखो हम लोग अभी पढ़ते आए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीन को जो है ये तीनों के तीनों को हम लोग बोलते हैं साहित्य, ठीक ना। तीनों के तीनों के क्या बोलते हैं हम, साहित्य। याद रखना, तीनों के तीनों को हम बोलते हैं साहित्य। और ये जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें केवल और केवल संस्कृत साहित्य की जितने भी लेखिकाएं हैं, ठीक ना, यानी महिला जो लेखिका है, लेखक की बात नहीं हो रही है, इसमें लेखिका का वर्णन किया गया है, लेखिका के बारे में बताया गया है कि लेखिका ने आखिरकार संस्कृत को आगे बढ़ाने में क्या योगदान दिया, तो इसी के बारे में है। पाठ परिचय थोड़ा जान लीजिए। कहता है कि इसका पाठ परिचय क्या है उसको थोड़ा समझिए। संस्कृत जिस प्रकार पुरुष ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है, ठीक ना। यानी संस्कृत की सेवा जिस तरह से पुरुष किया है, ठीक ना, संस्कृत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उसी तरह से महिलाएं भी अभी संस्कृत को आगे बढ़ाने में बहुत सारे योगदान दिया है। वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। यह पाठ, इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है एवं उसके योगदान साहित्य में अमर है। यानी कहने का मतलब कि अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं संस्कृत के जो लेखिका हैं उनका विशेष रूप से योगदान के बारे में बताया गया है। आखिरकार संस्कृत लेखिका किस तरह से योगदान दे रही है इसके बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। संस्कृत का ये चौथा चैप्टर है, ठीक ना। और इसमें हम एक एक बातों को पढ़ते हुए और समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर आप जो बात आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना, आप उस बातों को पूछने के लिए स्वतंत्र है, ठीक ना। ये बात आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले कहता है समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति, यानी समाज की गाड़ी पुरुषों और नारी के द्वारा चलती है, ठीक ना। मैं संस्कृत का जस्ट हिंदी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति, समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों से चलता है। साहित्यपि उभयोः समानम महत्वम, साहित्य में भी इन दोनों का समान महत्व है। चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों का समाज में समान महत्व है। आधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोऽपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। कहता है कि आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश पा रही है। कहने का, कवि के कहने का तात्पर्य है कि आजकल ऐसा नहीं कि पुरुष ही बल्कि स्त्रियां हर एक साहित्य को लिख रही है और अपना नाम कमा रही है, अपने योगदान दे रही है। और इस अनेक भाषाओं में, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, चाहे जो भी भाषा है, उस सभी भाषाओं में आज स्त्रियां तत्पर हैं और आगे बढ़ रही है, ठीक ना। खास करके यहाँ हम संस्कृत की बात करेंगे, जो बहुत सारे लेखिका जो संस्कृत में अच्छा योगदान दी है उसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे कहता है, उसको थोड़ा समझेंगे। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्ते पाठे अस्मिन् प्रति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। एन साहित्ये निधिपूर्णे तासां योगदानं ज्ञायते। देखिए कहता है संस्कृत साहित्य प्राचीन, यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से, संस्कृत साहित्य में यानी प्राचीन काल से साहित्य में समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम या अधिक रूप में प्राप्त होता है। यानी स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों का या तो कम और नहीं तो अधिक
दोनों का योगदान संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत को आगे बढ़ाने में दोनों का योगदान है। किसी का कम हो सकता है, किसी का अधिक हो सकता है, लेकिन दोनों का योगदान समान रूप से है, यानी दोनों का योगदान है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका का ही चर्चा किया गया है। जो लेखिका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उसी लेखिका का चर्चा इस पाठ में किया गया है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात इस साहित्य की जो खजाना है, यानी नई नई चीज़ों को जो लिखते हैं, ठीक ना, उसको भरने में मुख्य रूप से क्या है, स्त्रियां का योगदान के बारे में चर्चा किया गया, स्त्री के योगदान के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है समझिए। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार्यश्च संवर्धितम वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने संरचने च पुरुषा दत्तित्वा दत्तचिंता अभवन् तथैव स्त्रियापि दत्तावधानां प्राप्ते। बातों को समझिए। कहते हैं विपुल, विपुलम का मतलब वही मतलब है विशाल होगा, यानी विपुल संस्कृत मतलब विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कवियाँ तथा शास्त्रकारों द्वारा साहित्य समृद्ध किया गया है, यानी साहित्य को आगे बढ़ाया गया है, साहित्य को समृद्ध किया गया है। वैदिक काल भी है, मतलब वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान थी। यानी कहने का मतलब अभी के समय नहीं, वैदिक काल से ही, वैदिक काल के आरंभ से ही, शुरू से ही शास्त्र तथा काव्यों की रचना में, लेख लिखने में, कविता लिखने में, कहानी लिखने में, रचना लिखने में, ठीक ना, तथा उसके संरक्षण में, बचाने में समान रूप से जो स्त्रियां हैं वो सावधान रही है। यानी स्त्री भी, यानी महिला भी सावधान रही है। सावधान रहने का मतलब कि वो भी समान रूप से कविता को, कहानी को लिखने में, ठीक ना, उस दोनों का भी योगदान रहा है, समान रूप से तत्पर है। आगे कहता है कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शनया न केवल स्त्री ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। यानी कहता है वैदिक युग में, यानी वैदिक युग मतलब वैदिक युग से, ठीक ना, वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ समझिए। वैदिक युगे मंत्रा दर्शन का न केवल ऋषिया, मतलब केवल ऋषि ही नहीं, केवल न केवल ऋषिया मतलब केवल ऋषि ही नहीं, प्रत्युत ऋषि का, यानी प्रत्युत ऋषि का अपि संति। ऋषि का मतलब ऋषि की पत्नी, ऋषि का मतलब होगा ऋषि की पत्नी। कहने का मतलब कि प्राचीन काल से, यानी वैदिक युग से केवल ऋषि ही नहीं रचना करते थे, बल्कि ऋषि की पत्नी दोनों ने मंत्र की रचना, दोनों मंत्र की रचना करते थे। आगे कहता है, समझेंगे। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्वेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्योः निर्दिशयन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्रभृणी इत्याद्यः। अब आगे देखिए क्या कहता है, बहुत ही सुंदर बात कहता है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखनीय हैं। यानी याद रखना है, ऋग्वेदे चतुर्विंशति मतलब 24, ऋग्वेदे चतुर्विंशति मतलब 24, कितना, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे 5 मतलब अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी का क्या है, नाम उल्लेखित है, वर्णन की गई है। ये 5 कौन कौन है देख लेना। पहला है यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी और पांचवा वाग्भृणी आदि आदि कवियाँ, ठीक ना। ये टोटल जो है 5 कवि, जो अथर्ववेद के 5 ऋषि पत्नी उल्लेखित है, उसमें मैंने आपको बताया यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी आदि। यानी ये 5 ऋषि पत्नी जो है, ठीक ना, वो अथर्ववेद की है और इन्होंने रचना, अनेक संस्कृत साहित्य की रचना इनके द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। आगे कहता है कि समझेंगे,
बृहदारण्य कोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य कम आत्मतत्वम शिक्षति। यानी कहता है समझेंगे बृहदारण्य उपनिषद में, कौन उपनिषद में? बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, ठीक ना। मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, ठीक ना, जिनको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी की किस चीज़ की शिक्षा देते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व मतलब आत्म के ज्ञान का शिक्षा अपनी पत्नी को याज्ञवल्क्य को वो देते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशलाः गार्गी वाचन कवि तिष्ठति आस्म। कहता है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल मतलब होता है कि शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र का ज्ञाता, ठीक ना, शास्त्र का विद्वान, उसको हम बोलेंगे शास्त्र कुशल, ठीक ना। शास्त्र कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। यानी क्वेश्चन पूछेगा जनक के, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि जनक, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जनक जो है, इस जनक के सभा में कौन थी, तो शास्त्र कुशल गार्गी जो है नामक विदुषी रहती थी जनक के सभा में। ये हमको याद रखना है। शास्त्र कुशल जनक के सभा में शास्त्र कुशल, शास्त्र के नॉलेज वाली, ज्ञान वाली गार्गी नामक विदुषी रहती थी। आगे बढ़ते हैं। महाभारत, आगे बढ़ते हैं, समझेंगे यहाँ। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतु निशनम वेदांतु। जब देखो, जब ज़्यादा लॉन्ग रहे तो थोड़ा एक बार पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई होता है, ठीक ना, इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ो। वेदांत नुशीलन परायः सुलभाया वर्णम लभ्यते। क्या कहता है समझिए, यानी महाभारतीय भी मतलब महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही है, ठीक ना। यानी महाभारत की अगर बात करें ना, तो महाभारत में भी स्त्रियां अपना तत्पर रही है और साहित्य की रचना की है, ठीक ना। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है, ठीक ना, यहाँ समझना ही मिलती है, ठीक ना, मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही है और यह बात आसानी से मिलती है। महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा कि स्त्रियां वास्तव में तत्पर है, ठीक ना, थी। आगे कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चतुर्विंशत कवित्रीणाम सार्धशतम पदानि स्फुट रूपेण इतस्य तो लभ्यन्ते। समझेंगे, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो प्रायः 40 कवित्री का 150 से अधिक पद तुमको स्पष्ट रूप से इधर उधर देखने को मिल जाएगा आसानी से। तासु विजयांकाम प्रथम कल्पना वर्तते, उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है, ठीक ना। उन जो भी स्त्रियां हैं, जो भी लेखिका हैं, उन सबों में विजयांका का प्रथम कल्प भी है, याद रखना, ठीक ना। अब आगे कहता है समझेंगे। सा चौ श्याम वर्णा सीदिति पदे नानेन स्फुटी भवती। कहता है वह श्याम वर्ण की थी, इस पद से स्पष्ट होता है, ठीक ना। वह जो थी विजयांका जो थी वो श्याम वर्ग की थी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना, याद रखना विजयांका जो है से श्याम वर्ण की थी। आगे इस पद से स्पष्ट, नीचे एक पद दिया हुआ है, एक श्लोक दिया हुआ है, ठीक ना। इस श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये जो है स्पष्ट होता है। चलिए देखते हैं क्या है श्लोक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक को थोड़ा समझना, क्या है श्लोक? नीलोत्पल बल दल श्यामल श्यामा विजयांका मजानता पृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। समझिए, यानी नीलोत्पल मतलब नील कमल के समान, ठीक ना, श्याम वर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला डांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। यानी इस बात को थोड़ा समझिए, यानी नील कमल के दल के जैसा श्याम वर्ण, ठीक ना, विजयांका की जाने, ठीक ना, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह बात डांडी के द्वारा कहा गया था। इसका पूरा श्लोक हमको याद था, इस श्लोक का पूरा अर्थ हमको याद था। यानी इस श्लोक का एक अपने भाषा में अर्थ हम बताते हैं कि नील कमल के दल के जैसा श्यामल, नील कमल के दल के जैसा, इस श्लोक का हम अर्थ बता रहे हैं। नील कमल के दल के जैसा श्यामल विजयांका की जाने यह सर्व शुक्ल सरस्वती का है, यह डांडी के द्वारा कहा गया था। ठीक ना, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इससे सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक ना। यह व्यर्थ बात सर्व शुक्ल डांडी के द्वारा कहा गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक तस्या काल्यः अस्मशतक मित्रनु मियते चालुक्य वंश यह चंद्रादितस्य राज्ञी विजयांका विजय भट्टारिकेव विजयांका इति मन्यते। क्या कहता है समझिए। तस्य काल मतलब उनका समय, तस्य काल, काल का मतलब तो समय, यानी तस्य काल यानी उनका काल 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। यानी उस जो विद्वान है विजयांका, उनकी जो काल है वो क्या है, 8वीं शताब्दी कहा गया है। आगे कहता है अनेक विद्वान का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। अब देखो, अब इसमें समझो विद्वान का अलग अलग मत है, ठीक ना। सबसे पहले बात को समझेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य से, याद रखना चंद्रादित्य जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे, ये हमको याद रखना है। दूसरा, चंद्रादित्य की पत्नी यानी रानी, उसका नाम था भट्टारिका, उसी को विजयांका भी कहा जाता है। भट्टारिका बोले या विजयांका बोले, ये दोनों को दोनों चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी थी, दोनों नाम सेम है, कहा जाता है, विद्वान का मानना है। किंचित शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। कुछ और शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत कवि लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध हैं। कुछ कविता, कुछ लेखिका का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, और लेखिका का नाम क्या है, लेखिका का नाम है शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्राम्बा और आदि दक्षिण भारतीय कुछ लेखिका हैं, ठीक ना, कवित्री हैं जिनकी कविताएं और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये सब वैसे लेखिका का, वैसे संस्कृत लेखिका का वर्णन किया गया है, ठीक ना, जो अपना संस्कृत में अच्छा योगदान दी है, ठीक ना, उन्हीं सब का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर से राज्य नरेशा, नरेश का मतलब होता है वहाँ के राजा, संस्कृत साहित्य संरक्षणाय कृत्या प्रयासः आसन्निति विदितमेव। अब बात को थोड़ा समझेंगे।
कहता है कि विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया, ठीक ना, वह ज्ञात ही है। अर्थात विजयनगर के जो राजा थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, संस्कृत के मतलब संरक्षण का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, ठीक ना। पूछेगा संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास कौन किया, तो विजयनगर के सम्राट, विजयनगर के राजा, ठीक ना। आगे कहता है तेषामन्तः पूरे अपि संस्कृत रचनाय कुशलाः राज्ञो भवनं कंपनायस्य चतुर्थ शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो विजय घटनामा आश्रित्या रचयत तत्राम लंकरा रानम संविनेशः सन्निवेशम आवर्जको वर्तते। संस्कृत है, थोड़ा उसको पढ़ना, ठीक ना, क्योंकि कंटिन्यू अभी हम पढ़ा रहे हैं, तेजी में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है इधर उधर, ठीक ना। बाकी तो अपना देख लेना। क्या कहता है समझिए, इस बातों को थोड़ा समझिए। कहता है कि उनके अनंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए, ठीक ना, यानी इनके विजयनगर के जो राजा थे, ठीक ना, उन्होंने संस्कृत भाषा का संरक्षण किया। संस्कृत में जो भी लेखिकाएं और लेखक मुख्य रूप से आगे आते थे रचना करने के लिए, उनको विजयनगर के जो सम्राट थे वो संरक्षण देते थे, उनको अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाते थे, ठीक ना, यानी अनेक प्रकार की चीज़ें उनके साथ, मतलब भेदभाव नहीं हुआ करता था संस्कृत को जो रचना करते थे उनके साथ, ठीक ना। उसी तरह से 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी जो थी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना अपने स्वामी के विजय घटना के आश्रय में रची थी। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यानी बात को समझिए, 14वीं शताब्दी में, इसको अर्थ को हम समझाते हैं। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की जो रानी थी वो गंगा देवी थी। उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। पूछेगा गंगा देवी किस काव्य की रचना की थी, तो गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। ये हमको याद रखना है, ठीक ना। और उन्होंने अपने पति के विजय घटना, अपने स्वामी मतलब क्या होता है, पति, अपने स्वामी के विजय घटना के आश्रय लेकर के उस चीज़ों को रचा है। यानी उनका पति कहीं पर युद्ध करने के लिए गया होगा और वहाँ पर विजय हो गया होगा, जीत गया होगा, तो उसी चीज़ के आश्रय लेकर के, ठीक ना, उसी विजय घटना को देखते हुए उन्होंने एक रचना कर डाले, ठीक ना। और याद रखना सारा बात इसमें, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तमी नेत्रो राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वन्तः अच्युतारायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपूकाव्यं रचत। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्तदावल्यः। इसको थोड़ा यहाँ तक समझेंगे, पहले यहाँ तक हम थोड़ा समझते हैं, एक स्टेप यहाँ तक हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं समझिए, उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में कुछ राज्य शताब्दी में राज्य करते थे अच्युतराय की रानी तिरुमलाम्बा। याद रखना, अच्युतराय की रानी का नाम था तिरुमलाम्बा। अच्युतराय की रानी की नाम था, पत्नी का नाम था, रानी का नाम था तिरुमलाम्बा। वरदाम्बिका परने नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की थी। यानी तिरुमलाम्बा ने एक रचना किया जिसका नाम था वरदाम्बिका परने नामक विशाल चंपू काव्य की रचना, ठीक ना, किया गया था तिरुमलाम्बा के द्वारा, ठीक ना। आगे कहता है तत्र संस्कृत छठा समस्त पदावलम ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते, ठीक ना। अब क्या कहते हैं समझिए, उनमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास
अति रमणीय है। रमणीय का मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक ना। यानी इनके द्वारा जो लिखा गया था उनमें छठा गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। इनके द्वारा लिखा गया था जो भी पद, ठीक ना, जो भी चंपकाव्य लिखा गया था उसमें छठा जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो कि लोग उसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको आनंद आता है। आगे कहता है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। क्या कहता है उसको समझिए। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ था। यानी संस्कृत का जो पद होता है, ठीक ना, वो सबसे लंबा पद उन्हीं के समय में हुआ था, देखने को मिल रहा था, ठीक ना। ये लिखा गया था तिरुमलांबा के द्वारा, जो कि अच्युत राय की रानी थी, ठीक ना। और ये सब सारी रचनाएं 16वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक ना। बस अब तनी हल्का बचा हुआ है, इसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। बस इतना ही है, ठीक ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इतना को हम समझेंगे, बात खत्म हो जाएगा। कहता है कि आधुनिक काले, मतलब आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा नाम की विदुषी, नामधेय विदुषी, ये 1890 से लेकर 1953 की बात है, ठीक ना। विदुषी अतीब प्रसिद्धा, यानी कहता है आधुनिक काल के लेखिकाओं में, संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी आधुनिक काल के लेखिकाओं में क्षमाराव, ठीक ना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तयाः स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। बात को समझिए। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग, यानी पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग नाम था, कि महान विद्वता जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की। यानी इस बात को समझिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव विदुषी जो थी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। पंडित क्षमाराव नामक जो विदुषी थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी आधुनिक काल में, ठीक ना। और उन्होंने अपने पिता यानी अपने बापूजी उनका नाम था पंडित शंकर पांडुरंग, की महान विद्वता बहुत ज़्यादा विद्वान थे इनके पिताजी। तो अपने पिताजी की विद्वान इतना थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने जीवन चरित्र, यानी उनके जीवन में जितने भी घटनाएं हुई जीवन के बारे में, आखिर कितने महान काम किए, उस सब महान कामों को उन्होंने एक शंकर चरित्रम नामक रचना करके उसमें लिख डाले, ठीक है। यानी अपने पिताजी के बारे में ही इसने रचना की और इन्होंने लिखा, ठीक ना। आगे समझिए क्या कहता है। बहुत सुंदर है पढ़ना। कहता है गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्यग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिसपादत्र ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान पदग्रंथा प्रणीतवती। बात को समझिए थोड़ा। कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, किस दर्शन से, तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने साहित्य ग्रह गीता, याद रखना, साहित्य ग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिसधात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। यानी आगे चल के इन्होंने जो आधुनिक काल की लेखिका थी जिसका नाम था पंडित क्षमाराव, ठीक ना, इसने आगे चल के अनेक प्रकार के गांधी से प्रभावित होकर के अनेक प्रकार के अपनी रचना किए। आगे कहता है समझेंगे। वर्तमान काल में, आधुनिक काल के बाद वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृत्यो अनुनिदम संस्कृत साहित्यम पूर्यन्ति। आगे समझिए क्या कहता है। कहता है कि इस समय लेखक कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित,
याद रखना, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि कवि आए और दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा किया और अपने आप में महिलाओं के संस्कृत योगदानों को उन्होंने जम करके आगे बढ़ाया। ठीक ना, तो ये आपका ठीक ना, ये पूरा संस्कृत साहित्य लेखिका था। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, आज समझ में नहीं जहां आया होगा आप अपने कमेंट करके आप बता सकते हैं कहां पर क्या समझ में नहीं आया। ठीक ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।